ब्रिक चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। ब्रिक, ठीक है, ब्रिक चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ब्रिक, ठीक है, बॉन्ड। इसमें बॉन्ड इंपॉर्टेंट बॉन्ड होता है, बॉन्ड हमेशा पूछ लेता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो बॉन्ड मुख्यतः जो होते हैं उनका नाम मैं पढ़ दे रहा हूँ। स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड। और फ्लेमिश बॉन्ड दो तरह का होता है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और डबल फ्लेमिश बॉन्ड। और एक होता है रेकिंग बॉन्ड। क्या होता है? रेकिंग बॉन्ड। ठीक है, और रेकिंग बॉन्ड में अगर हम बात करें तो कई आता है, जैसे कि डायगोनल बॉन्ड आता है, जिग जैग बॉन्ड आता है, फिर अपराइट बॉन्ड आता है और हेरिंग बोन बॉन्ड आता है। ये सारे के सारे किस में आते हैं? रैकिंग बॉन्ड में। देखिए स्ट्रेचर बॉन्ड में आपको बिना पढ़े दिख रहा होगा कि ये इसमें लेंथ दिखाई देता है। स्ट्रेचर बॉन्ड में आपको पूरा लेंथ दिखा देगा, मतलब कि आपको स्ट्रेचर दिखाई देता है। लेंथ को तो स्ट्रेचर बोलते हैं, इस वाले पोर्स को स्ट्रेचर बोला जाता है। तो इसमें स्ट्रेचर दिखाई देता है। हेडर में आपको हेडर पोर्शन दिखाई देता है, या तो चौड़ाई दिखाई देता है, चौड़ाई और ऊंचाई। देख लो, चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई देता है। और इसमें इंग्लिश बॉन्ड में आगे मैं आपको पढ़ता हूँ, अगर आपको सब चीज़ हमने लिख के दिया है। ठीक है, तो नोट देखिए, स्ट्रेचर बॉन्ड का मिनिमम आप आधा ब्रिक या फिर 10 सेंटीमीटर का ब्रिक बना सकती हैं। 10 सेंटीमीटर का वाल कम से कम आपको बनाना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि स्ट्रेचर बॉन्ड अगर का कोई दीवार बनाया जाए तो कम से कम 10 सेंटीमीटर या बोले तो हाफ ब्रिक का बना सकते हैं। ठीक है, और अगर हेडर बॉन्ड की बात करें तो एक ब्रिक है, या बोले तो 20 सेंटीमीटर को आप बना सकते हैं, इससे कम का आप नहीं बना सकते। इंग्लिश बॉन्ड की बात करें तो एक ही रट मतलब रद्दा कोर्स, एक ही कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर दोनों होता है। ठीक है, एक ही कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर दोनों होता है। किस में? इंग्लिश बॉन्ड में। और क्वीन क्लोजर स्ट्रॉन्ग, और इसमें क्वीन क्लोजर यूज होता है। इसमें क्वीन क्लोजर इंग्लिश बॉन्ड में, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड में रहती है रानी, क्वीन, ऐसे याद कर सकते हो। ये स्ट्रॉन्ग होता है और इकोनॉमिकल भी होता है। स्ट्रॉन्ग ये होता है और देखने में अच्छा फ्लेमिश बॉन्ड होता है, ये बात याद रखना। स्ट्रॉन्ग इंग्लिश वाले, अंग्रेज स्ट्रॉन्ग थे ना भाई, कि नहीं थे? ऐसे तो क्वीन रानी भी स्ट्रॉन्ग होगी, यानी इंग्लिश बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। मिनिमम मिनिमम ये नहीं, गलत है। मिनिमम हाफ का बनता, ये बताया नहीं सॉरी, माफ़ करना। ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड के लिए भी मिनिमम 1 ब्रिक आपको ज़रूरत पड़ेगा। 1 ब्रिक का आप यूज करके इसको बना सकते हैं। इंग्लिश बॉन्ड के लिए भी आपको मिनिमम 1 ब्रिक चौड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी। फ्लेमिश बॉन्ड, तो फ्लेमिश बॉन्ड के बाद एक ही कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर दोनों होगा। ठीक है, फ्लेमिश बॉन्ड, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड की बात करें तो इसको बेकिंग इंग्लिश बॉन्ड की तरह दिखेगा और फेसिंग फ्लेमिश बॉन्ड की तरह दिखता है इसमें। ठीक है, तो सिंगल वाले में सिंगल दोनों समझ लो कि इंग्लिश भी पीछे की तरफ दिखेगा और फ्लेमिश बॉन्ड सामने की तरफ दिखता है। और इसके लिए 3/4 ब्रिक चौड़ाई का हम बना सकते हैं। 3/4 ये बोले तो ये फ्लेमिश बॉन्ड हमने बताया कि नहीं, शायद छूट गया होगा, जल्दी पढ़ दे रहा हूँ। ये सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड बैकिंग तरफ इंग्लिश व्यू दिखेगा और फेसिंग यानी आगे सामने की तरफ फ्लेमिश व्यू दिखेगा। इसमें अलग अलग फेस पे अलग अलग व्यू दिखता है। और ये गलत लिखा है, 1 ईंट और आधा ईंट कम से कम आपको चाहिए तो जाकर के ये इसको आप बना पाएंगे, या बोले तो मिनिमम 30 सेंटीमीटर आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वहीं बात करें अगर हम बात करें डबल फ्लेमिश बॉन्ड की, तो दोनों तरफ फ्लेमिश दिखाई देगा और इसमें क्वीन क्लोजर का यूज होता है। तो डबल फ्लेमिश में भी क्वीन यूज हो रहा है और इंग्लिश बॉन्ड में भी क्वीन क्लोजर यूज हो रहा है। मिनिमम की बात करें तो 20 सेंटीमीटर इसकी ज़रूरत पड़ती है, मिनिमम 20 सेंटीमीटर इसका ज़रूरत पड़ता है। अब इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक की हम बात करें, इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक मतलब जो ईंट बनता है उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो सिलिका 50 से 60% तक का होता है सिलिका। एल्युमिनियम कितना होता है? 20 से 30% तक एल्यूमिना होता है। एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिना कितना होता है? 20 से 30% तक। लाइम कितना होता है? 2 से 5%। ठीक है, तो हम बात करें
आयरन ऑक्साइड 2 से 5% तक होता है, ठीक है। और मैग्नीशिया की बात करें तो 1% होता है, और अल्कालीज 1% से भी कम होता है, ठीक है। कहीं का थोड़ा सा इधर उधर देखने को इंग्रेडिएंट मिलता है तो आप ऑप्शन से पकड़ लेंगे, ठीक है। अब हम बात करें तो एक एक इंग्रेडिएंट उसका काम क्या होता है। तो सिलिका क्या करता है ना, स्ट्रेंथ देने का काम करता है, स्ट्रेंथ देता है और साथ ही किनारे और कोने तीक्ष्ण बनाता है, किनारे और कोने को क्या करता है, तीक्ष्ण बनाता है। श्रिंकेज को कम करता है, ठीक है। शेप बनाने में सहायता है। देखो शेप बनाने का काम प्लास्टिक एल्युमिनियम करता है, लेकिन उसको बनाए रखने का काम सिलिका का होता है। शेप बनाए रखने का काम सिलिका होता है। अगर ज़्यादा कर देंगे सिलिका तो फिर क्या होगा भाई, तो लॉस ऑफ कोहेजन, मतलब कि जिसमें जो पकड़ने की क्षमता होती है, चिपकने की क्षमता होती है, कम हो जाती है। क्योंकि सिलिका मतलब बोले तो बालू, उसमें आप जानते हो कि उसमें कोई पकड़ने का गुण नहीं होता है। तो इस तरह से कोहेजन का कमी हो जाएगी, और इसी वजह से ब्रिक क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। आप देख रहे हो फिगर में कि ब्रिक क्या होगा, टूट जाएगा, भुरभुरी हो जाएगी। कुछ उसके पकड़ने की क्वालिटी कम हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसको टूट जाएगा जल्दी से। अगला एल्यूमिना, तो प्लास्टिसिटी प्रदान करता है, मतलब कि प्लास्टिसिटी प्रदान करने का गुण किसका है, एल्यूमिना का है। और यही शेप, देखो शेप देने का काम ये करता है, और ये क्या शेप बनाए रखने का काम कर रहा था, ठीक है। अब इसकी अधिकता से क्या होगी, तो इसकी अधिकता श्रिंकेज बढ़ जाता है, ठीक। इसकी अधिकता करोगे तो श्रिंकेज बढ़ जाएगा, और साथ में दरारें भी आने शुरू हो जाती है। किनारे तथा कोने शार्प नहीं होंगे, अगर ज़्यादा कर दोगे तो किनारे और कोने शार्प नहीं होंगे, ठीक है। दरारें भी पड़ जाती है, यहाँ पे देख पा रहे हो दरारें पड़ी हुई, देख रहे हो इसमें दरारें आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और हम अगर नोट की बात करें तो ब्रिक का जो मिनिमम थिकनेस होती है, आप 10 सेंटीमीटर का बना सकते हो आप कम से कम दीवार। वहीं वो स्टोन की कम से कम बात करें तो 35 सेंटीमीटर की आप दीवार बना सकते हो कम से कम इससे, ठीक है, ठीक है। अब देखो लाइम, और भी बचा था ना, उसका काम देख लेते हैं। नंबरिंग में मजा आएगा, ठीक है। हमारे जो एक इंग्रेडिएंट पे आप ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है। हम बात करते हैं लाइम का। तो चूना क्या करता है, तो चूना का कार्य क्या है, ईंट में पहले ही तो पाउडर फॉर्म में मिलाया जाता है, याद रखिए, सिंपल सी बात है भाई। क्या तुम ईंट में क्या ऐसे मिला दोगे, बड़े बड़े ढेला, मतलब कैसे कंकड़ जैसे, बड़ा बड़ा लंप जैसे, नहीं भाई, उसको पाउडर करना पड़ेगा ना। तो ये तो वैसे अंडरस्टूड है आपको कि पाउडर फॉर्म मिलाना पड़ता है। और ये फ्लक्स के रूप में काम करता है। फ्लक्स आप जानते हो गालक, जो किसी चीज़ को एक कम टेम्परेचर पे जलाने में हेल्प करता है, तो उस वजह से फ्लक्स के रूप में भी ये काम करता है चूना। और लाइम और श्रिंकेज को कम करता है, ठीक है। ये और आयरन ऑक्साइड की हम बात करें तो इसका कार्य क्या होता है, तो आयरन ऑक्साइड को ये लाल रंग प्रदान करता है। आयरन ऑक्साइड ये है जो लाल रंग ईंट को प्रदान करता है। आयरन ऑक्साइड फ्लक्स के रूप में, ये भी फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। और आयरन ऑक्साइड साथ साथ ईंटा को इम्परमीबल यानी अभेद्य बनाता है, ठीक है। ये भी काम आयरन ऑक्साइड का ही होता है, ठीक है। तो और हम बात करें अगर आयरन ऑक्साइड अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, तो इसके अगर अधिक कर देते हो तो क्या होगा, तो आयरन ऑक्साइड के अधिक मात्रा से ईंट का रंग क्या होता है, ब्लू, देख रहे हो डार्क ब्लू या ब्लैकिश हो जाता है, और कम कर दोगे तो फिर क्या होगा, तो अगर कम कर दोगे तो ये रंग एल्विश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्विश भाई, एल्विश हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं मैग्नीशिया क्या होता है, तो इसका कार्य क्या होता है। ये मैग्नीशिया जो है ईंट के श्रिंकेज को कम करता है, साथ ही साथ मैग्नीशिया ईंट को पीला रंग प्रदान करता है। और अधिक कर दोगे तो क्या होगा, तो अगर मैग्नीशिया की मात्रा अधिक कर दें तो ईंट में विलयन यानी डीके की समस्या शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ईंट के जो कौन से ईंट के जो मिट्टी होता है, इसमें कौन से चीज़ होते हैं जो हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, तो देखो तो रूट या लीव्स, मिट्टी होगी, इस मिट्टी उठलोगे तो वहाँ पे पत्तियाँ उसमें गिरी होंगी, पेड़ पौधों के जड़ वगैरह गिरे होंगे, ठीक है। लीव्स, तो रूट एंड लीव्स की उपस्थिति में मोल्डिंग में बाधा आती है तथा ईंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है,
पेबल एवं कंकड़ की बात करें तो पेबल एवं कंकड़ की उपस्थिति से ईंट की मोल्डिंग प्रभावित हो जाती है, क्योंकि ईंट बनाते हैं तो बड़े शेप नहीं पा पाता, वो आगे निकला हुआ दिखता है या उभर जाता है, सब चीज़ें। लंप लाइम, गाठ का चूना। तो लंप लाइम के जलयोजन यानी हाइड्रेशन के बाद उसका आयतन 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है और इसके वजह से श्रिंकेज देखने को मिलता है लंप लाइम के वजह से। ठीक है। आयरन पायराइड। तो आयरन पायराइड के कारण ईंट में डिकलराइजेशन तथा क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। कार्बोनेशियस मैटर। तो कार्बोनेशियस मैटर के कारण ईंट में ब्लैकिश बन जाता है, एक प्रकार का ये डिफेक्ट होता है। आगे हम डिफेक्ट को देखेंगे। सल्फ़र। तो सल्फ़र की उपस्थिति में ईंट में एक्स्ट्रा स्वेलन हो जाता है। ये भी बात याद रखना कि एक्स्ट्रा स्वेलन हो जाता है सल्फ़र की वजह से, ये भी एक प्रकार का डिफेक्ट ही है। ठीक है। अल्कालिस। तो अल्कालिस अगर क्षार अधिक हो जाता है अगर, तो क्या होगा, तो अल्कालिस की उपस्थिति में ईंट में इफ्लोरेसेंस, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, डिफेक्ट होता है। हम आगे देखेंगे, फिगर भी आपको दिखाऊंगा इन चीज़ों का। ठीक है। अब ये सब चीज़ आप देख लेना, याद रखने की ट्रिक है, आप इसको आप समझ लेना। अब देखो, जो मिट्टी होती है ईंट बनाने वाली, उस मिट्टी को कैसे तैयार की जाती है इसके बारे में देखें। तो अनसोलिंग। तो अनसोलिंग मतलब क्या होता है, देख रहे हो ये है, तो मिट्टी के ऊपर की जो कंकड़ खराब जो जिसमें खरपतवार इत्यादि होता है, उसे 15 से 20 सेंटीमीटर तक क्या करते हैं, छील देते हैं, तब चार्ज देते हैं, मतलब कि खुरच देते हैं, जो समझना समझ लो। 15 से 20 सेंटीमीटर तक ऊपर ही 15 से 20 सेंटीमीटर मिट्टी हटाई जाती है, इसे अनसोलिंग बोलते हैं। डिगिंग। तो मिट्टी की खुदाई की जाती है, इसे देख रहे हो फावड़ा से खुदाई हो जा रही है। क्लीनिंग। तो मिट्टी में अशुद्धि हटाई जाती है। ठीक है। वेदरिंग। तो 2 से 3 सप्ताह तक खुला छोड़ दिया जाता है। देखो ये खुला छोड़ दिया गया 2 से 3 सप्ताह तक। अगला क्या है, ब्लेंडिंग। क्या है ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग क्या होता है कि कंपोजिशन को एक समान, कोई कंपोजिशन कम है, कोई मान लो कोई कंपोजिशन, अभी देखे ना कंपोजिशन बताया हो ना कि क्या क्या होना चाहिए, कितना रेंज में होना चाहिए। अगर कोई कंपोजिशन कम हो गया है तो उसको हम फिर मिला देते हैं, इसकी जगह ब्लेंडिंग बोला जाता है। टेम्परिंग क्या होता है, तो 15 से 20-30% पानी मिला करके और फिर पानी मिला कर टेम्परिंग किया, 15 से 30% तक पानी मिला दी जाती है। ठीक है। और टेम्परिंग 2 प्रकार के से करी जाती है। टेम्परिंग 2 प्रकार से करी जाती है। एक होता है नीडिंग, यानी पैर से टेम्परिंग करी जाती है तो उसे नीडिंग बोला जाता है। वहीं जब मशीन से करी जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, पगिंग बोलते हैं। गूथना बोलते हैं ना गाँव में, गूथो भाई, उसको गूथो, माड़ाना बोलते हैं, और भी तोड़ के बात करें हम तो। ठीक है। अब पग मिल का काम क्या होता है। पग मिल, जब हाथ से आप ईंट बनाओगे तो एक दिन में लगभग 1500 ईंट आदमी बना पाएगा। ठीक है। और वहीं से बात करेंगे मशीन से, तो लगभग पर दिन 15,000 से 15,000 ईंट बन सकते हैं। ठीक है, इस मशीन से। अब मोल्ड, मतलब इसको बोलते हैं सांचा। ईंट नहीं बनता है, देखोगे गाँव में सांचा, मोल्ड। तो मोल्ड का साइज होता है 21-10-10, क्या होता है 21-10-10। ठीक है। ये सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये सेंटीमीटर होता है, ये क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। ठीक है। तो स्टॉक बोर्ड क्या होता है कि ईंट को आकार देने की, ठीक है, तो स्टॉक बोर्ड क्या होता है, ईंट को आकार देने के लिए ईंट को आकार देने के लिए इसका प्रयोग करी जाती है। ठीक है। साइज 12x10 सेंटीमीटर होता है, 12x10 सेंटीमीटर होता है। पैलेट बोर्ड क्या होता है, ईंट रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 12x30x1 सेंटीमीटर का ये बनाया जाता है। ठीक है, हमने आपको बता दिया। आगे देखो कि फ्रॉग जो होता है उसकी जो डायमेंशन होता है 10x4x1 सेंटीमीटर का होता है, या फिर 10x4x2 सेंटीमीटर का होता है। ये देख भी रहो कि इसकी जो फ्रॉग की जो ऊंचाई होती है 1 या 2 सेंटीमीटर, दोनों देखने को आपको मिलेगी। ठीक है। और इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और लंबाई 10 सेंटीमीटर की होती है। यदि ईंट की मोटाई 4 सेंटीमीटर से कम हो जाती है तो फ्रॉग नहीं बनाते भाई, ऑलरेडी बहुत पतला हो जाएगा तो फ्रॉग नहीं बनाते, वरना ईंट कमज़ोर हो जाएगा। विदाउट फ्रॉग
स्ट्रॉन्ग, अबे जब फ्रॉग नहीं रहता स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ये बात आप समझेंगे। स्ट्राइक क्या होता है, तो मोल्ड के ऊपर अतिरिक्त मिट्टी हटाने की प्रक्रिया को स्ट्राइक बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। अब टाइप ऑफ मोल्डिंग की बात करें तो मोल्डिंग टाइप ऑफ मोल्डिंग, तो पदार्थ के आधार पे वुडन मोल्डिंग और स्टील मोल्डिंग होता है। अलग करने के पदार्थ के आधार पे बात करें तो सैंड मोल्डिंग और वाटर मोल्डिंग होता है। पोजीशन के आधार पे बात करें तो ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग होता है। पावर के आधार पे हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग होता है। चीज़ें आप फिगर में भी स्पष्टली आप चीज़ों को देखकर याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला है ड्राइंग या हैकिंग। ड्राइंग या हैकिंग बोलते हैं इसको। तो ग्रीन ईट, तो ग्रीन क्या होता है, तो ग्रीन ब्रिक में नमी 7 से 30% तक होती है, ज़्यादा होता है, तो इसको हमको कम करना होता है। ठीक है, तो इसी को कम करने का जो प्रक्रिया होता है उसे ड्राइंग या हैकिंग बोला जाता है। तो देखो, तो ये हैकिंग या ड्राइंग 2 प्रकार का होता है मुख्यतः। एक होता है ड्राइंग, नेचुरल ड्राइंग। नेचुरल ड्राइंग में क्या होता है, ईंट को देख रहे हो ना, पूरा ये फिगर इसी को लिखा हूँ। ईंट को खुली हवा एवं सूर्य के प्रकाश में खुला सुखाया जाता है। इसमें 3 से 4 दिन तक छोड़ दिया जाता है ऐसे ही, और जो पानी की मात्रा 3 से 4% तक कम होती है इसमें। ठीक है, आगे हम बात करें तो आर्टिफिशियल ड्राइंग। तो ईंट को हॉट गैस द्वारा सुखाया जाता है। देख रहे हो, ये पूरा गर्म गैस चैम्बर बना दिया गया है, इसमें ईंट को रख दिया गया, पूरे ये हॉट गैसें जा रही हैं जो इसको सुखा रही हैं। ठीक है, अधिकतम तापमान 120 डिग्री तक रखा जाता है इसमें। क्षमता 15 से 25 kg पर मीटर। इसकी स्ट्रेंथ मतलब जो ईंट प्राप्त होगा उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, 15 से 25 kg पर मीटर स्क्वायर तक इसकी स्ट्रेंथ होती है जो प्राप्त होता है इस से निकलने वाले ईंट को। ठीक है, ठीक है। तो अब एगो तो नेचुरल ड्राइंग सूर्य और हवा बतावे किए हैं कि इसके वजह से इसके रीजन इसका हेल्प लेकर के सुखाया जाता है। आर्टिफिशियल ड्राइंग हॉट गैसेस के हेल्प से बनाया जाता है जो 120 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म की जाती है। ठीक है, अगला क्या है, बर्निंग या किल। बर्निंग या किल। तो इसमें क्या कि बर्निंग, तो जो पहले इसमें एक देखो पहले क्या आता है, पजावा किल्न या पीट बल्ब भी बोलते हैं इसको, या क्लैंप, ये तीनों इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का ये क्या है कि टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर होता है। ये तरह का टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत ही कम कास्ट में बन जाता है। लेकिन जो इसमें ईंट मिलता है वो यूनिफॉर्म नहीं मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म ईंट मिलता है। आप फिगर में देख पा रहे हो 3 तरह का ईंट इसमें देखने को मिलता है। और ये ग्राउंड से स्लोप 15 डिग्री का स्लोप रखा जाता है। ठीक है, फ्यूल लेयर थिकनेस अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं, मतलब पहले ज़्यादा रखी जाती है, फिर इसके बाद और कम, फिर और कम, ऐसे करते चले जाते हैं, मतलब थिकनेस ऊपर की तरफ घटाते हुए चले जाते हैं, ये मतलब। ठीक है, ब्रिक पोजीशन देखो तो टॉप पे जो है अनबर्ट ब्रिक होता है, मतलब कि भाई नीचे और सबसे ज़्यादा मोटा रखा जाएगा फ्यूल को, कम फ्यूल तो ऊपर जाते जाते कम बढ़ जाता है ना एनर्जी, तो इसीलिए ऊपर अनबर्ट ईंट मिलता है। मिडिल में यूजफुल ईंटें, जो बीच का पोर्शन होता है उसमें जो ईंटें होती है ये वाला ईंटें यूजफुल होती है, और लोअर में अनबर्ट ईंटें, ओवरबर्ड ज़्यादा जल जाती है ईंटें। ठीक है, ठीक है। और इसमें ईंट 50 से 60% तक ईंट मिलता है। देख रहे हो तुम, 100 ईंट अगर रखते हो तो 50 से 60% ईंट इसमें यूजफुल मिलता है। ये उतना अच्छा होता है, ये टेम्प्रोरी होता है, जो छोटे मोटे चीज़ों के लिए ये बनाया जाता है। अब अगला आता है इलाहाबादी किल्न। ये होता है इंटरमिटेंट किल्न। मैं इसको इस तरह याद करा देता हूँ कैसे, मतलब कि इलाहाबादी इंसान तैयार करने जाता है तो उसके लिए कम से कम इंटरमीडिएट करके जाना होता है। ऐसे नहीं कि 8-7 पढ़ के इलाहाबाद निकल जाए तैयारी करने, नहीं, तो आपको इंटरमीडिएट कम से कम करना होता है, तो इंटरमीडिएट किल्न होता है। और ये 60 से 70% नंबर आपको इंटर में होना चाहिए, तो ऐसे याद कर लो। तो इलाहाबादी किल्न का इंटरमीडिएट किल्न इसे ये होता है, और ये 60-70% इसमें यूजफुल ईंटें मिलती है। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है अप ड्रॉट किल्न और एक होता है डाउन ड्रॉट किल्न। अप ड्रॉट किल्न में क्या होता है,
कि गैसें जो होती है नीचे से ऊपर की तरफ गर्म करते हुए निकल जाती हैं। देख रहे हो फिगर में कि गैसें क्या करते हैं, नीचे से गर्म करते हुए ऊपर निकल जाती है। ये उतना अच्छा नहीं होता। डाउन डॉट किल्न हॉट गैसेज वाला भी ये बेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, गैसेज पहले गर्म ऊपर जाती हैं, ऊपर से नीचे आती हैं, ऐसे इसको हीट करती हैं। इसमें एक समान हीट चारों तरफ से गर्म करता है, इसीलिए ये वाला बेस्ट होता है डाउन डॉट किल्न। ठीक है, अगला है वूल ट्रेंच किल्न। क्या है वूल ट्रेंच किल्न? फिगर में आप देख रहे होंगे वूल ट्रेंच किल्न को। तो ये ओवल शेप का होता है, देख भी रहे हो, ये ओवल शेप का होता है। ये सेमी कंटिन्यूस होता है। कैसे होता है? सेमी, वो इंटरमीडिएट था, ये सेमी कंटिन्यूस होता है। मानसून में काम नहीं करते, ये मानसून में काम नहीं करते। ठीक है, ये बारिश आएगा तो ये काम नहीं करेंगे। और ये 70 से 80% इसमें ईंटें अच्छी प्राप्त होती है वूल वाले में। ठीक है, अगला क्या, हाफ मैन किल्न या फ्लेम किल्न। तो ये सर्कुलर शेप का होता है, आप देख रहे हो फिगर में, सर्कुलर शेप का होता है और ये परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। इसमें कास्ट बहुत हाई कॉस्ट लगता है और ये 80 से 90% तक ईंट देता है। यानी सबसे अच्छा ईंट देने के मामले में हाफ मैन या फ्लेम किल्न होता है। हाफ मैन आदमी अच्छा होता है, ऐसे भी आप याद कर लो। हाफ मैन जो होता है ना वो अच्छा होता है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता। तो 80 से 90% ईंट इसमें अच्छी मिलती है। स्टेजेस ऑफ बर्निंग, तो टेम्परेचर देखो, डिहाइड्रेशन होता है जो 400 से लेकर 450 के बीच होता है डिहाइड्रेशन जोन। इसमें क्या होता है कि जो देख रहे हो कि ईंटें रख दी गई है, ठीक है, इसमें सिर्फ जो नमी ज़्यादा होती है वो उड़ जाती है। तो डिहाइड्रेशन जोन में इसमें नमी जो है, मॉइस्चर निकलती है, भौतिक यानी फिजिकल वाटर जो है वो हट जाता है। ठीक है, अगले आता है ऑक्सीडेशन जोन। ऑक्सीडेशन जोन में क्या होता है कि ये 650 से लेकर 900 डिग्री टेम्परेचर तक होता है। अब इसमें कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर जल उठते हैं, देख रहे हो, जल जाते हैं। और इन आयरन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, इसमें आयरन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन इसमें होता है, नाम भी इसका ऑक्सीडेशन ही है। ठीक है, अगला आता है विट्रिफिकेशन जोन। तो इसमें क्या होता है कि 900 से लेकर 1200 डिग्री टेम्परेचर होता है। इसमें क्या होता है, कण आपस में जुड़ने लगते हैं और ईंट मजबूत एवं सघन बनती है। ठीक है, ईंटें मजबूत एवं सघन बनती है। ठीक है, हमने बता दिया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ईंट के बारे में देखें तो ये फील्ड प्रैक्टिस के आधार पर होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक। क्या होता है? फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो इसकी स्ट्रेंथ 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या न्यूटन पर mm स्क्वायर में बोलो तो 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ये ऐसे कम नहीं होता है, इससे कम 10.5 मेगापास्कल से कम नहीं होता है। ठीक है, और इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो 10-15% तक नॉर्मल होता है, या बोले तो 20% तक नॉर्मल हो सकता है। इससे ज़्यादा इसमें वाटर ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए, वरना ये ईंटें खराब मानी जाएंगी। सरफेस टेस्ट की बात करें तो ईंट के सरफेस को नाखून से खुरचने पर निशान नहीं पड़ता है, या खुरचोगे नाखून से तो ये फर्स्ट क्लास ब्रिक में कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ेगा। बस स्ट्रॉन्ग होता है ना, एजेज, यानी जो ये एजेज होता है, ईंट के किनारे तथा कोने शार्प होने चाहिए। ठीक है, ड्रॉप टेस्ट, अगर तुम 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराने पर ईंट नहीं टूटनी चाहिए। अगर तुम यहाँ से गिराते हो तो ये ईंट नहीं टूटेगा 1.5 मीटर के आसपास। ठीक है, हम बात करें साउंड टेस्ट की तो 2 ईंटों को आपस में टकराने पर मेटालिक साउंड आने चाहिए, टन टन की आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, 2 ईंटों को लड़ाओगे तो। वेट टेस्ट की बात करें तो ईंट का वेट समांतर 2.5 kg से लेकर 3 kg तक होना चाहिए। कलर की बात करें तो ईंट का कलर रेड चेरी होना चाहिए। ठीक है, अगर यूज की हम बात करें तो इसका यूज फेसिंग वर्क में, पॉइंटिंग वर्क में, रेनफोर्समेंट ब्रिक में और फर्स्ट क्लास बिल्डिंग वर्क में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, सेकंड क्लास ब्रिक, तो सेकंड क्लास ब्रिक थोड़ा सा उससे लो होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक से। ठीक है, तो इसकी हम स्ट्रेंथ की बात, सबसे इम्पोर्टेंट बस ये वाला पॉइंट, स्ट्रेंथ वाला पॉइंट याद रखना, और वाटर एब्जॉर्प्शन वाला, ये दोनों पॉइंट बस याद रखना। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 7.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर या
7 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जल अवशोषण क्षमता 22% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो 20 था और ये 22 हो गया। सरफेस टेस्ट, तो ईंट के सरफेस को खुरचने पर नाखून खुरचने पर हल्का निशान पड़ सकता है। एजेस एंड कॉर्नर्स, ईंट के किनारों तथा कोने ज़्यादा शार्प नहीं होते हैं उसके अपेक्षा थोड़े इसके कम शार्प होते हैं। ठीक है, फर्स्ट की अपेक्षा। साउंड टेस्ट, दो ईंटों को आपस में टकराने पर लाइट मेटेलिक साउंड आना चाहिए। ठीक है, लाइट मेटेलिक साउंड आएगा। ईंट का कलर लाइट चेरी रेड होता है। यूज इसका तो हाइडन वर्क स्ट्रक्चर, रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क या सेकेंडरी क्लास वर्क में इसका प्रयोग करी जाती है। अब देखें हम थर्ड क्लास ब्रिक की बात करें तो थर्ड क्लास ब्रिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, या बोले तो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 3.5 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन, इसकी जल अवशोषण क्षमता 25% से अधिक होती है। कलर की बात करते हैं, इस प्रकार की ईंट का कलर एल्विस होता है। क्या होता है? एल्विस होता है। सरफेस टेस्ट, नाखून से खुरचने पर गहरा निशान पड़ सकता है। नाम ही है थर्ड क्लास ब्रिक, देख रहे हो। और एजेस एंड कॉर्नर, ईंट के किनारे तथा कोने तीक्ष्ण नहीं होते। ड्रॉप टेस्ट, 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराने पर ये टूट जाती है ईंटें। देखो टूट गया ईंटें। साउंड टेस्ट, तो दो ईंटों को आपस में टकराने पर मेटालिक साउंड नहीं आती है बल्कि डल साउंड आती है। भाई बेकार बना तो डल साउंड आएगी। और इसका जो यूज कहाँ होता है तो नॉन लोड बेयरिंग वाल में। भाई ख़राब है, लगा दो तो दीवार टूट जाएगी, तो बस लगा दो जहाँ पे बाउंड्री वाल वगैरह बना दो जहाँ लोड वगैरह ना आता हो। तो पार्टीशन वाल, बाउंड्री वाल या नो लोड बेयरिंग, तो यही बात है। तो ये सब तो नो लोड बेयरिंग वाल ही तो होते हैं ये सब। तो इन जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अगला आता है फोर्थ क्लास ब्रिक या ओवरबर्न्ड ब्रिक या झामा ब्रिक। तो यह एक प्रकार के ईंट से अधिक जल पानी को नहीं, गलत बात, ये गलत बात। जल ये नहीं है, ये अधिक जल जाती है। ये है कि बहुत ज़्यादा जल जाती है, ये बहुत अधिक जल जाती है। जल ठीक है, पानी नहीं, जल जाती है लिखना है, चीज़ें यहाँ पे नहीं रहेगी। ये ईंटें बहुत अधिक जल जाती है। ठीक है, इसकी जल अवशोषण क्षमता बहुत कम, ये नहीं रहेगा, इसकी क्षमता बहुत कम होती है, लगभग 10% से कम होती है। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ देखो 300 से लेकर 380 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक स्ट्रेंथ इसकी होती है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है। आप देख भी रहे हो कितनी अधिक, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है। इसका आकार अनियमित हो जाता है। आप देख भी रहे हो इसका आकार कैसे हो गया, अनियमित आकार हो जाता है। ठीक है, और इसका यूज़ की हम बात करें तो जैसे रोड मेटल बनाने में इसका यूज़ होता है, फाउंडेशन में इसका यूज़ कर ली जाती है, या ब्रिक ब्लास्ट वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि बहुत ही मजबूत होता है। रेलवे वगैरह में इसका प्रयोग कर दी जाती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, तो IS कोड 1077 कॉमन बर्न क्ले बिल्डिंग ब्रिक 1900, बर्नड सॉलिड क्ले ब्रिक IS 3102। तो ये जैसे कि क्लास 350, तो इसकी स्ट्रेंथ 350, जो स्ट्रेंथ होती है उसी का नाम रख दिया गया। 300, 250, 200, 175, 150, 125, 100, 75 और 50। ठीक है, और 35 ठीक है। नोट, IS कोड के अनुसार 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम स्ट्रेंथ की ब्रिक का यूज इंजीनियरिंग कार्यों में नहीं करते हैं। बर्न्ड क्ले सॉलिड ब्रिक की स्ट्रेंथ के आधार पर IS 3102 के अनुसार संतुलित की गई है। 12.5 क्लास के ब्रिक की जल अवशोषण क्षमता 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक क्लास के ब्रिक की जल अवशोषण क्षमता 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स की बात करें तो सॉलिड ब्रिक, इस प्रकार के ब्रिक में होल्स का आयतन 25% से कम होता है। फ्रॉक के केस में यह आयतन 20% से भी कम हो जाता है। ठीक है, परफोरेटेड ब्रिक,
तो इस प्रकार के ब्रिक में स्मॉल होल्स का आयतन 25% से अधिक नहीं होने चाहिए। स्मॉल होल किसे बोलते हैं? तो ऐसे होल जिनका डाया 20 mm या उससे कम होता है उसे हम स्मॉल होल बोला जाता है। ठीक है। हॉलो ब्रिक, तो इस प्रकार के ब्रिक में होल्स का आयतन 25% से अधिक होता है, अर्थात इसमें लार्ज होल होते हैं। ठीक है। अगला ऑन द बेसिस ऑफ बर्निंग। ठीक है। तो पिल ब्रिक, यह अंडर बर्न ब्रिक होता है, परंतु किल्न के बाहरी भाग में ये पाई जाती है। अब देख रहे ये बाहर जो है ये पेल ब्रिक के ये अंतर्गत आता है और ये आउटर पोर्शन में होता है। यह अच्छी तरह से पकी नहीं होती है। बॉडी ब्रिक, क्या है बॉडी ब्रिक? यह अच्छी तरह से पकी हुई ईंटें होती हैं। अच्छी तरह से पकी हुई ईंटें होती हैं जो किल्न के सेंटर पोर्शन में पाई जाती हैं। कहाँ पे? ये सेंटर पोर्शन में पाई जाती हैं। बॉडी ब्रिक इसे बोलते हैं, सेंटर पोर्शन में पाई जाती हैं। आर्च ब्रिक, यह ओवर बर्न्ड ब्रिक है जो किल्न के इनर पोर्शन में पाई जाती है। ये इनर पोर्शन में पाई जाती है। इनर आर्क ब्रिक इनर पोर्शन में पाई जाती है। ठीक है। नोट पॉइंट देखें तो इस चीज़ हमने आपको बता दिया है। आप चीज़ को वही चीज़ यहाँ पे एक बार शॉर्ट ट्रिक में आप पढ़ सकते हो। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ यूज। तो अगला है एक है कॉमन ब्रिक। तो बस इस ब्रिक ईंट का प्रयोग सामान्य कार्यों में करते हैं। इसकी स्ट्रेंथ तथा ड्यूरेबिलिटी में अधिक वेरिएशन होता है। इस ईंट की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर mm² होती है। ठीक है। इसका प्रयोग फिलिंग वर्क, हिडन वर्क एवं सामान्य कार्यों में करते हैं। ये देख लो फिलिंग वर्क, ये बस फिल किया गया है। रियल में बस स्ट्रेंथ तो ये ले रहा है ना, बस फिल करके इसको भर दिया गया इस एरिया को। हिडन वर्क, ये हिडन वर्क में इसका प्रयोग करी जाती है। अगला फेसिंग ब्रिक, क्या है फेसिंग ब्रिक? तो इस प्रकार के ईंट का प्रयोग फेसिंग वर्क बाहरी सरफेस में करते हैं। यह अच्छी क्वालिटी की ईंटें होती हैं जो ईंट देखने में अच्छी, मजबूत तथा ड्यूरेबल होती हैं। अब ये फेसिंग में इसका प्रयोग करी गई है, बाहरी सतह पर अच्छी होती है ना, इसलिए देखने में इसका प्रयोग करी जाती है। इंजीनियरिंग ब्रिक, तो यह ईंटें बहुत मजबूत, अधिक मजबूत होती तथा ड्यूरेबल भी होती हैं। इसका प्रयोग लोड बेयरिंग वाल्व, फाउंडेशन, ब्रिज, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इत्यादि में करते हैं। लोड बेयरिंग वाल्व जैसे कि फाउंडेशन, लोड बेयरिंग वाल्व, ब्रिज, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इत्यादि में इसका प्रयोग करी जाती है। ठीक है। सम स्पेशल फॉर्म ऑफ ब्रिक। ठीक है। तो 1/2 ब्रिक बैट। ठीक है। ये फिगर थोड़ा बहुत इधर होगा मैं आपको बताऊंगा। 1/2 ब्रिक बैट, तो इस प्रकार की ईंट 1/2 ब्रिक बैट का उपयोग फ्लेमिश बॉन्ड में करते हैं। याद रखना है, फ्लेमिश बॉन्ड में 1/2 ब्रिक बैट का प्रयोग करी जाती है। ठीक है। फिगर ये रहा। 3/4 ब्रिक बैट, तो इस प्रकार की ईंट 3/4 ब्रिक बैट का प्रयोग फ्लेमिश बॉन्ड में इसका भी प्रयोग करी जाती है। ठीक है। क्वीन क्लोजर ब्रिक का प्रयोग इंग्लिश बॉन्ड में कर जाती है। क्वीन क्लोजर क्या होता है ना, ऐसा कोई पूरा ईंट होता है, देखो पूरी लंबाई का ईंट है। ठीक है। तो इसके बीचों बीच से क्या करो, तुम काट के आधा कर दो, तो उसकी लेंथ के तुम लेंथ के समानांतर काट देते हो तो क्वीन क्लोजर बन जाती है। और किंग क्लोजर क्या होता है कि किंग क्लोजर का उपयोग कोने तथा जैम बनाने में करते हैं। कोने तथा जैम बनाने में करते हैं। जैसे लेंथ का आधा और चौड़ाई का आधा मिलाकर तुम काट दो ऐसे, तो जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं किंग क्लोजर। सिंगल डबल कैंट, तो यदि कटिंग एक तरफ हो तो सिंगल कैंट ब्रिक बोलते हैं, और तथा कटिंग दोनों तरफ हो तो डबल कैंट ब्रिक कहलाता है। इस ब्रिक का उपयोग ऑक्टेगोनल पिलर बनाने में किया जाता है। ठीक है। स्क्वायर ब्रिक, यदि ब्रिक को 1/4 तथा 1/2 के बीच काट दिया जाता है तो वह स्क्वायर ब्रिक कहलाती है। इस ब्रिक का प्रयोग जैम बनाने में करी जाती है। कॉर्निश ब्रिक, इसका प्रयोग फ्रंट व्यू के अनुसार आर्किटेक्चर की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। बेवल ब्रिक, या फिगर में देख सकते हो ये बेवल ब्रिक का उदाहरण है। कोपिंग ब्रिक, तो इस प्रकार के ईंट का प्रयोग पैरापेट के टॉप सरफेस पर किया जाता है। ठीक है। अगला बुल नोज, तो इस टाइप के ईंट का प्रयोग ओपन ड्रेन
में किया जाता है। प्लिंथ ब्रिक, इस ब्रिक का प्रयोग प्लिंथ बनाने में करी जाती है। ठीक है। सम स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक, तो हैवी ड्यूटी ब्रिक IS कोड 2180, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 400 से लेकर 450 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इसकी जल शोषण क्षमता वाटर एब्जॉर्प्शन 10% से भी कम होती है। इसका प्रयोग फाउंडेशन, ब्रिज, बहुमंजिली इमारतों तथा हेवी स्ट्रक्चर्स इत्यादि में करी जाती है। अगला है परफोरेटेड ब्रिक। ठीक है। इसका साइज, इसका IS कोड 22 होता है। इस साइज 19x9x9 या फिर 29x9x9 होता है। इस प्रकार के ईंट में सिलिंड्रिकल होल बने होते हैं जिनका सरफेस एरिया 30% से लेकर के 45% तक होता है। ईंट के फेस के रेस्पेक्ट में ये बात करी गई है, ये एरिया की। इनकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इसकी जल अवशोषण क्षमता 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका उपयोग पार्टीशन वाल्व में करते हैं। ठीक है। हॉलो ब्रिक 3952 होती है। 3952 इसका IS कोड है। इसके होल का एरिया 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला क्या है, हॉलो ब्रिक का ये बचा हुआ पोर्शन देखो। इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इसकी जल अवशोषण क्षमता 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका प्रयोग नॉन बेरिंग लोड, हीट इंसुलेशन वाल्व, साउंड प्रूफिंग वाल्व इत्यादि के लिए की जाती है। हॉलो ब्रिक का कैविटी ब्रिक भी कहा जाता है। पेविंग ब्रिक 3583, हमको डाउट लग रहा है, आप देख लेना। इन ईंटों का प्रयोग रोड, फुटपाथ, ब्रिक फ्लोरिंग, सही है। ये चीज़ें IS कोड ये सही है, हमने मिला लिया। ठीक है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इसकी जल अवशोषण क्षमता 5% से कम होनी चाहिए। सोलिंग ब्रिक IS कोड 5779 होती है। इसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इसकी जल अवशोषण क्षमता 20% से कम होनी चाहिए। इसका उपयोग रोड सोलिंग में करते हैं। रिफ्रैक्टरी ब्रिक या फायर ब्रिक ऐसी ईंटें जिनमें हीट, फ्लेम, लाइनिंग ऑफ चिमनी तथा कंबूशन चैम्बर आदि का सामना करने की क्षमता होती है, वैसे जगह पर ये ईंट प्रयोग करी जाती है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक की बात करें तो एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक होता है, तो इसमें सिलिका की मात्रा 95% से अधिक होती है तथा लाइम की मात्रा 1% से कम होती है। इसे सिलिका ब्रिक भी कहते हैं। इसे ब्लास्ट फर्नेस तथा प्रेशर स्मॉल डिंग बनाने हेतु 17 डिग्री सेल्सियस से 1800 डिग्री पर पकाते हैं। ठीक है। गैनिस्टर ब्रिक में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, 80% से 90%। यह भी एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक माना जाता है। ठीक है। एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक का उपयोग फर्नेस में एसिड के प्रभाव को रोकने के लिए किया जाता है। बेसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक, इसमें मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। इसे डोलोमाइट रॉक भी कहते हैं, की सहायता से बनाया जाता है। इसे मैग्नीशियम ब्रिक या डोलोमाइट ब्रिक भी कहा जाता है। ठीक है। आप ये देख सकते हो न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक क्या होता है। इस ब्रिक को क्रोम और बॉक्साइड और सिलिका तथा मैग्नीशियम इत्यादि को मिलाकर बनाते हैं। क्रोम और बॉक्साइड, सिलिका तथा मैग्नीशियम इत्यादि को मिलाकर बनाते हैं। इसे क्रोमाइट ब्रिक भी कहते हैं। इसका प्रयोग एसिड तथा बेसिक दोनों के प्रभाव को सहने के लिए होता है। ये दोनों के प्रभाव को ये सह सकता है। ठीक है। डिफेक्ट ऑफ ब्रिक, तो अंडरबर्न्ड ब्रिक, तो यह ब्रिक कम पकी होती है, इसीलिए इसे अंडरबर्न्ड ब्रिक कहते हैं। इसकी स्ट्रेंथ सामान्य ब्रिक की अपेक्षा कम होती है। ओवरबर्न्ड ब्रिक, तो यह ब्रिक अधिक पकी होती है,
यह जल जाती है, जिसके कारण इसका शेप तथा साइज परिवर्तित हो जाता है तथा सरफेस स्मूथ भी नहीं हो पाती। सरफेस स्मूथ न होने के कारण इसके मसाले से पकड़ अच्छी नहीं बन पाती तथा अनियमित शेप होने के कारण मसाले की खपत भी अधिक होती है। इफ्लोरेसेंस, इस दोष में ईंट की सरफेस पर वाइट क्रिस्टल उत्पन्न हो जाते हैं। ईंट में उपस्थित अल्काली साल्ट तथा लाइम के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। ब्लोटिंग, इस दोष में ईंट की सरफेस पर स्पंजी स्वेलन मास आ जाता है। इसमें यह दोष कार्बोनेशियस मटेरियल अथवा सल्फर की उपस्थिति के कारण होता है। ब्लैक कोर, इस दोष में बिटुमिनस मैटर या कार्बन की उपस्थिति के कारण प्रॉपर बर्निंग नहीं हो पाती है। यह दोष उत्पन्न होने से ईंट के अंदर कालापन आ जाता है। ठीक है, आगे की बात करें डिफेक्ट ऑफ ब्रिक। डिफेक्ट ऑफ ब्रिक तो जब हॉट ब्रिक पर रेन वाटर पड़ता है तो ईंट में यह दोष उत्पन्न हो जाता है। इसी दोष को चफ डिफेक्ट ब्रिक कहते हैं। स्पॉट, ईंट के आयरन पाइराइट आयरन सल्फाइड की उपस्थिति होने के कारण सरफेस पर स्पॉट्स बढ़ जाते हैं। यह ईंट के हॉट के लिए हार्मफुल नहीं होते, परंतु देखने के लिए अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ब्लिस्टर ईंट को मोल्डिंग के समय इंटरप्ट एयर वाइट के कारण हॉट ब्लिस्टर उत्पन्न होते हैं। लेमिनेशन, ब्रिक के अंदर इंटरप्ट एयर वर्ड्स के कारण लेमिनेशन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, डायमेंशन टेस्ट IS 1077 स्वीकृत मानकों के अनुसार 20 ब्रिक लेते हैं तथा इन्हें एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करते हैं। लेंथ टेस्ट, लेंथ ऑफ 20 ब्रिक्स तो 380 सेंटीमीटर प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर अर्थात 20 ईंटों की कुल लंबाई 372 सेंटीमीटर से 388 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लस माइनस 8 करोगे 380 में तो 88 और 72 होगा ना। ठीक है, ब्रीथ टेस्ट क्या है? ब्रीथ टेस्ट मतलब चौड़ाई का टेस्ट। तो विथ टेस्ट की बात करें तो 20 ब्रिक एन 180 प्लस माइनस, ये फिगर तो उल्टा गलत बन गया, बस अब डाटा देखो। 180 सेंटीमीटर प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर अर्थात 20 ईंटों की कुल चौड़ाई 176 सेंटीमीटर से 184 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक 6 ईंटों को 24 घंटे के लिए पानी में डुबोकर रखते हैं तथा बाद में निकालकर इसको सरफेस वाटर को सुखा लेते हैं। सभी ईंटों को फ्रॉग में 1:3 सीमेंट सैंड का मसाला भर दिया जाता है। उसके बाद ईंटों को 3 दिन तक रखा जाता है। 3 दिन बाद सभी ईंटों को कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन पर रखा जाता है तथा उन पर 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का भार लगाया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक ईंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात की जाती है। सभी ईंटों की एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात की जाती है। किसी भी ईंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तथा एवरेज स्ट्रेंथ में 20% से अधिक वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट की बात करें तो 34-94 पार्ट सेकंड होता है। तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल 5 लेते हैं, ईंट को ओवन ड्राई करते हैं तथा इसका सूक्ष्म W ज्ञात कर लेते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट की हम बात करें कैसे करा जाता है, तो इसको ईंट को 24 घंटे के लिए पानी में डुबो देते हैं 27 प्लस माइनस 2 डिग्री टेम्परेचर पर। इसके बाद ईंट को बाहर निकालकर इसकी सरफेस वाटर को सुखा लेते हैं तथा ईंट इसका वेट ज्ञात करते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज W2 माइनस W1/W1 गुणे 100%। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये हमने पहले भी बताया था कि 12.5% क्लास तक ईंट की जल अवशोषण क्षमता 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि इससे अधिक क्लास के ब्रिक के लिए जल की अवशोषण क्षमता 15% से अधिक
नहीं होनी चाहिए। इफ्लोरेसेंस टेस्ट, तो एक ट्रे में 2.5 सेंटीमीटर तक पानी भर देते हैं तथा इसमें ईंट का वर्टिकल पोजीशन पर रख देते हैं। ये देख रहे पानी 2.5 सेंटीमीटर। ईंट द्वारा पूरी तरह से पानी अवशोषित करने के बाद इसे सुखाकर उसकी सरफेस पर उत्पन्न वाइट पैचेज अथवा ब्लू पैचेज का निरीक्षण करते हैं। ठीक है, तो निरीक्षण करने से क्या होता है कि अगर पैचेज 0 बनता है तो कोई दोष नहीं, कोई इफ्लोरेसेंस नहीं हो गया। और अगर 10% बढ़ता है पैचेज तो स्लाइड बोलते हैं उसको। 10 से 50% तो मॉडरेट, 50% से ज़्यादा तो हैवी और 50 से बहुत ज़्यादा तो सीरियस बोला जाता है। अगला है वारपेज टेस्ट। तो वारपेज टेस्ट 3495 पार्ट 2। इस टेस्ट द्वारा यह ज्ञात करते हैं कि ईंट का फेस प्लेन स्टेट है अथवा नहीं। यह टेस्ट 15x15x60 mm साइज के स्टील वेज द्वारा करी जाती है। स्टील वेज को ईंट की सरफेस पर रखकर उनके बीच का गैप ज्ञात कर लेते हैं। यह गैप जितना अधिक होगा ईंट की क्वालिटी उतनी ही खराब होगी। ठीक है, उतनी खराब होगी। देखिए प्रकार कन्वेक्स, एक कनकेव वारपेज और कन्वेक्स वारपेज, ये दो तरह का होता है। ठीक है, 15x15x60। अब टाइल्स आ गया, तो 4 सेंटीमीटर से कम मोटाई के क्ले प्रोडक्ट को टाइल्स कहते हैं। उपयोग के आधार पर टाइल्स को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, रूफ टाइल, फ्लोर टाइल, ड्रेन टाइल और वॉल टाइल। सर्वप्रथम टाइल को 650 डिग्री पर पकाते हैं जिससे बिस्कुटिंग कहते हैं। इसके बाद इसे बाहर निकालकर ग्लेज की परत चढ़ाते हैं तथा फिर से 900 से लेकर 1100 डिग्री टेम्परेचर पर पकाते हैं। ठीक है, टाइल से संबंधित महत्वपूर्ण 20 पॉइंट देखो जरा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर से कम मोटाई वाले क्ले प्रोडक्ट को टाइल्स कहते हैं। टाइल का उपयोग फ्लोर, रूफ, वॉल और ड्रेन में किया जाता है। टाइल को मुख्यतः बर्न्ड क्ले यानी जली हुई मिट्टी से बनाई जाती है। ईंट को उपयोग के आधार पर 4 प्रकार से टाइल्स को उपयोग के आधार पर 4 प्रकार से बांटते हैं। रूफ टाइल का उपयोग छत ढकने के लिए किया जाता है। फ्लोर टाइल का प्रयोग फर्श को बनाने के लिए किया जाता है। वॉल टाइल का प्रयोग दीवारों की सजावट और सुरक्षा के लिए करी जाती है। ड्रेन टाइल का उपयोग जल निकासी के लिए किया जाता है। टाइल निर्माण में प्रथम बार पकाने की प्रक्रिया को बिस्कुटिंग कहते हैं। बिस्कुटिंग से मतलब 650 डिग्री पर की जाती है। कितना? 650 डिग्री पर की जाती है। ठीक है, प्रथम बार पकाने के बाद टाइल्स पर ग्लेज चढ़ाया जाता है। ग्लेज बनाने से टाइल्स की सतह चिकनी तथा चमकदार बनती है। ग्लेज बनाने के बाद टाइल को पुनः भट्टी में पकाया जाता है। दूसरी बार पकाने का तापमान 900 डिग्री से 1100 डिग्री होता है। टाइल की वाटर रेजिस्टेंस क्षमता ईंटों से अधिक होती है। ग्लेज टाइल पर पानी का प्रभाव कम पड़ता है। टाइल का उपयोग डेकोरेटिंग वर्क में किया जाता है। वॉल पर टाइल का बाथरूम तथा किचन में लगाई जाती है। फ्लोर टाइल में एब्रेशन रेजिस्टेंस अच्छी होती है। रूफ टाइल्स का मुख्य गुण वाटर टाइटनेस अधिक को रोकना होता है। ठीक है, अगर टेराकोटा के बारे में देख लेते हैं। टेराकोटा क्या चीज़ है? तो टेराकोटा क्या है? टेराकोटा तो टेराकोटा एक विशेष प्रकार का बर्न्ड क्ले प्रोडक्ट है, मिट्टी का जला हुआ प्रोडक्ट है जिसका उपयोग ऑर्नामेंटल वर्क तथा रिफ्रैक्टरी पर्पज के लिए किया जाता है। इसे क्रश्ड पोट्री, ग्लास पाउडर, सिलिका और क्ले आदि को मिलाकर बनाया जाता है। विशेषता, यह पर्याप्त वेदर प्रूफ तथा ड्यूरेबल होता है। इसमें अम्ल या एसिड के प्रभाव को सहने की क्षमता अधिक होती है। ये देखने में सुंदर होता है। सरफेस को आसानी से साफ किया जा सकता है। ठीक है, अगला है टाइप ऑफ टेराकोटा। तो टेराकोटा एपोरस टेराकोटा, इसे रॉ डस्ट, कार्क पाउडर, क्ले, सिलिका आदि को मिलाकर बनाया जाता है। पॉलिश टेराकोटा, इसे ग्लास पाउडर, क्रश पोट्री, सिलिका, एल्यूमिनियम आदि को मिलाकर बनाया जाता है। इसे ट्विंस बर्न्ड टेराकोटा भी कहा जाता है। फर्स्ट बर्न यानी बिस्कुटिंग बोलते हैं 450 डिग्री 650 डिग्री पर होता है। और ग्लास
पाउडर या साल्ट सॉल्यूशन की कोटिंग की जाती है। फिर सेकेंडरी बर्निंग 11 से लेकर 1200 डिग्री टेम्परेचर पर की जाती है। स्टोनवेयर एक क्ले प्रोडक्ट है जिसे अधिक तापमान पर पकाकर बनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आप देख, हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इजी टू क्लीन होता है, यूजफुल तो वॉश बेसिन में, वाटर क्लोजेस्ट में, सीवर पाइप में और बाथरूम में। ठीक है, इसी पॉइंट हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अगला स्टोनवेयर एक क्ले प्रोडक्ट है जिसे अधिक तापमान पर पकाया जाता है। प्रॉपर्टी, यह प्राय कठोर होता है, ड्यूरेबल तथा मजबूत होता है, सरफेस को आसानी से साफ किया जा सकता है। यूज की बात करें तो वॉश बेसिन, वाटर क्लोजेस्ट, सीवर पाइप और बाथरूम फिटिंग में करते हैं। दिस इज आल्सो स्टोनवेयर। ठीक है, अर्दनवेयर, यह भी एक प्रकार का क्ले प्रोडक्ट है। इसे कम तापमान पर लगातार बनाया जाता है। यूज ड्रेनेज पाइप और पार्टीशन ऑयल इसका यूज़ करी जाती है। ग्लेजिंग क्या होता है? तो ग्लेजिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा क्ले प्रोडक्ट के सरफेस पर एक इम्परवियस लेयर चढ़ाई जाती है, जिससे उसकी सुंदरता तथा ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। टाइप ऑफ ग्लेजिंग, तो ये टाइप ऑफ ग्लेजिंग दो प्रकार का होता है। एक होता है ग्लेजिंग सामान्यतः 12 से लेकर 13 डिग्री पर करी जाती है। ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग, तो ये लेड या साल्ट का प्रयोग करोगे तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग बनता है। इस प्रोसेस में किल्न में क्ले प्रोडक्ट पर साल्ट अथवा ग्लास पाउडर छिड़क देते हैं, जो तापमान पर पिघलकर उसकी सरफेस पर एक लेयर बना देते हैं। ओपेक ग्लेजिंग, इसमें क्ले प्रोडक्ट को लाइम अथवा पतली मिट्टी के घोल को डुबाकर बनाया जाता है। 1200 डिग्री टेम्परेचर पर पका देते हैं। फाइनेंस क्या है? फाइनेंस टर्माकोटा का ही एक रूप है। टेराकोटा को मफल फर्नेस में पकाते हैं। कहाँ? मफल फर्नेस में पकाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ख़त्म होता है एक चैप्टर ब्रिक। ठीक है, थैंक यू हमारा वीडियो आपको देखने के लिए।